So friends, so I am discussing here a very important topic related to electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, यानी कूलॉम्स लॉ को इन एंड आउट समझेंगे, पूरी तरह से फुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एक बार कूलॉम्स लॉ समझ में आ जाएगा तो हम उसके न्यूमेरिकल्स, उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट, इसको देखेंगे। शुरुआत हम बोर्ड टाइप के एग्ज़ाम्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे करेंगे और उसके आगे बढ़ा के हम जेईई और नीट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, हम उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे जो आपके डाउट्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ कूलॉम्स लॉ। माय डियर फ्रेंड्स, कूलॉम्स लॉ enjoys a fundamental position in electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ केंद्रीय भूमिका निभाता है। हर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में कोई एक लॉ ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है। जैसे ग्रेविटेशन में न्यूटन का लॉ है, या थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ इज़ द मोस्ट वाइटल लॉ। अगर हम कूलॉम्स लॉ की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको समझना चाहिए कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। आप अपने आप को अलर्ट रखिए। हम आज के लेक्चर में, फिर उसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ को भी कैसे डिराइव किया जा सकता है। विल सी टू दैट, बट बिफोर वी गो इनटू दैट, लेट अस सी व्हाट इज़ ए कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इज़ एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ इस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है। जैसे ग्रेविटेशन का जो लॉ है, जिसको आप अपनी पिछली क्लासेस में ऐसे पढ़ते थे, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इससे फोर्स बिटवीन टू हेवनली बॉडीज़ पता चलती थी हमारे पिछली क्लासेस में। अब हम इसका एक मिलता जुलता फॉर्म स्टडी कर रहे हैं, जिस लॉ की क्रेडिट कूलॉम को जाती है, और वो लॉ ये है, F इक्वल टू कैपिटल K Q1 Q2 upon r square. So this is called a mathematical formulation of Coulomb's law. Let me remind you, force is a vector quantity. Force एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियस बात है कि अगर LHS में एक वेक्टर है तो RHS में भी कुछ होना चाहिए जो इसको वेक्टर बनाता हो। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे करेंगे, आप देखते रहिए, हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं। बट पहले हम कूलॉम्स लॉ का मेन फॉर्मुलेशन क्या है उसको थोड़ा समझ लें।
कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज दिस इज ए पॉइंट चार्ज, जैसे वहाँ पॉइंट मास होता था, और दोनों सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस r, इस चार्ज की वैल्यू q1 कूलम्ब्स है, इस चार्ज की वैल्यू q2 कूलम्ब्स है। तो q1 और q2 दो चार्जेस हैं। जब भी हम कोई फार्मूला बनाते हैं, याद रखिए हम उसको साइन एंड कन्वेंशन के साथ बनाते हैं। फ़िलहाल q1 q2 पे जब हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सिम्बॉलिकली q1 q2 लिखा है, तो अभी हम प्लस को एज्यूम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि अगर q1 और q2 दो चार्जेस हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो कूलम्ब कहता है कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू, लाइक दिस। वन ऑफ देम कैन बी कॉल्ड force on one due to 2, this vector, and this can be called force on 2 because of 1. F12 vector must be equal and opposite of F21 vector. ये हमको बहुत पहले से मालूम है। रीज़न, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन का, वो हमेशा हर जगह लागू होता है। ये इस यूनिवर्स की सच्चाई है, एक हकीकत है कि फोर्स जब भी पैदा होता है पेयर में, जोड़ी में ही पैदा होता है। कभी एक अकेला फोर्स इस पूरे यूनिवर्स में पैदा नहीं होता, एक्शन रिएक्शन की जोड़ियों में पैदा होता है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि Q1 ने तो Q2 को रिपेल करा, लेकिन Q2 ने Q1 से कोई बदला नहीं लिया। सो दिस इज़ अ लॉ ऑफ रेट्रीब्यूशन। इनफैक्ट ये बदला लेने का लॉ है कि इसने इसको फोर्स लगाया तो वो इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए। एनीवे, तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं तो ये सिचुएशन बनेगी, और अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक निगेटिव हुआ तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगेन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस का जो सेंटर है उसकी जो लाइन जॉइनिंग है उसके अलोंग। आप आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। अभी हमने इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे दो पार्टिकल्स को लेकर इसको स्टडी कर लिया है और लॉ को डिफाइन कर दिया आपके सामने। F इक्वल टू K Q1 Q2 upon R square. Now you may ask, what is this K, capital K? K is a constant of proportionality. ये एक प्रोपोर्शनैलिटी का नियतांक है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो हमने डिफाइन करी है वो कैपिटल K को हमने कहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ लेट मी टेल यू यहाँ पर क्या क्या हमने यूज़ किया है। 1/4 पाई तो सिंपली एक कांस्टेंट है जो एक्सपेरिमेंटली डिराइव होता है। एप्सिलॉन नॉट is called absolute permittivity of free space और वैक्यूम। निर्वात या मुक्त आकाश, फ्री स्पेस या वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यानी हमने अभी ये एज्यूम किया है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच का जो मीडियम है, ये जो मीडियम है दोनों के बीच में पाया जाता है, दिस मीडियम इज़ वैक्यूम।
यानी वहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम वहाँ पर बीच में नहीं है। तो जब कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, इवन एयर भी नहीं है, तो हमारा k की वैल्यू आएगी 1/4πε0। होल्ड ऑन, आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई और मीडियम होगा तो क्या सिचुएशंस हो सकती है और फिर तब क्या होगा, हम डिस्कस उसको करते हैं थोड़ी देर में। पर जो ε0 है उसका नाम पहले समझ लो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। दिस इज़ द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कोई भी मीडियम जो सबसे ज़्यादा हमको यूज़ करते हैं वो वैक्यूम या फ्री स्पेस को करते हैं। ε0 की वैल्यू हमने क्या डिफ़ाइन करी है, एक्सपेरिमेंटली क्या कैलकुलेट करी है। ε0 की वैल्यू आती है इक्वल टू, ε0 इज़ इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। फैराड इज़ अ न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस टू यू, एकदम नई नवेली यूनिट आपके सामने प्रस्तावित की गई है फैराड के रूप में। ये कहाँ से आई, क्यों आई, इसके लिए आपको आने वाले चैप्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा। पर अगर आप कहें कि नहीं हमको तो फैराड पर मीटर नहीं, हमको तो हमारी जो कन्वेंशनल यूनिट्स है उसी के माध्यम से जवाब दीजिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले यानी ये वाले फॉर्मूले को यूनिट्स के माध्यम से लिखें तो एप्सिलॉन को, या पूरे फार्मूला लिख देता हूँ मैं आपको। फार्मूला है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों कूलम्स में होंगे अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ε0 को उधर ले गए और F को नीचे ले आए, बॉटम में नीचे ले आए, तो क्या बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। एप्सिलॉन की यूनिट्स बनेंगी, 4π की कोई यूनिट नहीं है, ऊपर आ जाएगा कूलॉम का स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस, डिनोमिनेटर में आ जाएगा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। सो कूलॉम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ये इफ़ेक्टिवली हमारा फैराड पर मीटर होता है जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। सो कीप इन माइंड। अब आपसे हम एक और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप हमें इसके डायमेंशनल फॉर्मूले भी डिराइव करके बताएंगे। दैट इज़ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन और ε0, ε0। याद रखिए कूलॉम को हमने कोई फंडामेंटल डायमेंशन नहीं दिए। फंडामेंटल मतलब जैसे मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए L कैपिटल, टाइम के लिए T, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है MLT। लेकिन टेम्परेचर के लिए हम थीटा यूज़ करते हैं, और इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने एम्पियर को यानी करंट को फंडामेंटल यूनिट माना है। तो कूलॉम जो होगा उसकी फंडामेंटल यूनिट होगी एम्पियर इनटू टाइम। तो देख लीजिए इस फॉर्मूले में यहाँ पर आपको मिल जाएगा कूलॉम के स्थान पर एम्पियर टाइम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन के लिए आ जाएगा mL/T⁻⁻2 और मीटर के लिए आ जाएगा L स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो कटे उसको काट दीजिए, रीग्रुप कर दीजिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन क्रैम इट। आप इसको रट सकते हैं, पहले समझ लीजिए फिर याद कीजिए आप इसको। इट शुड बी लाइक दिस।
तो चलिए, कुछ बातें हमने बिफोर हैंड स्टडी करी। अब एक चीज़ तो फिर से हमको समझने की है कि अगर मीडियम जो हमने यहाँ लिया है, इन दोनों के बीच में जो मीडियम लिया, जो माध्यम लिया है, उसके लिए क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मीडियम हैज़ टू बी एन इंसुलेटर। इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए, यानी बैड कंडक्टर होना चाहिए। इट कैन नॉट बी ए गुड कंडक्टर लाइक मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट, घुला हुआ वाटर या कोई और इस तरह की चीज़ जो कंडक्टिंग है। अगर आप इन दोनों के बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम भर देंगे दोनों के बीच में, तो याद रखिए ये चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे या रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। अभी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इन सब शब्दों पे, ये हम आगे आगे समझते चले जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। अभी इतना मान लीजिए कि हमको बीच में जो भी मीडियम रखना है दोनों चार्जेस के बीच में, वाइल कैलकुलेटिंग द फोर्स और बिकॉज ऑफ देयर इंटरैक्शन, तो मीडियम इंसुलेटर या बैड कंडक्टर होना कंपलसरी है। ये पहली चीज़ है। और जब आप एयर या वैक्यूम के बजाय उसके मुकाबले में अगर कोई और मीडियम यूज़ करोगे, एनी अदर मीडियम, तो रेयर मीडियम्स में एयर कैन बी देयर। डोंट से दैट वैक्यूम और एयर में फ़र्क नहीं है। ठीक है, वैक्यूम और एयर बहुत करीब करीब हैं क्योंकि एयर भी ऑलमोस्ट खाली होती है, लेकिन एयर को भी एक मीडियम माना गया है। बट चलिए, एयर के अलावा कोई और मीडियम है, से कोई सेरेमिक है या ग्लास है या प्लास्टिक है, और भी किसी इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है जो कि बैड कंडक्टर मानी जाती है। रबर हो सकता है। कोई भी मीडियम अगर आपने दो चार्जेस के बीच में अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया दोनों के बीच में, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका फॉर्मूला था कूलम्स लॉ का, वह ऐसा बन जाएगा, F इक्वल टू, अब की बार K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन m बन जाएगी फॉर दैट मीडियम, एंड रेस्ट इज द सेम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ यू विल बी वंडरिंग कि इप्सिलॉन m क्या है, तो मैं बता दूं, इप्सिलॉन m इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। याद रखिए, परमिटिविटी शब्द परमिट से आया है। किस चीज़ की परमिटिविटी है ये, होल्ड ऑन, हम देखेंगे, उसको भी देखेंगे। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। जो भी माध्यम हमने यहाँ दिया है, ये वाला, उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। और जिस तरह से हमारी आदत रही है पुरानी, हम इसको हमारी ऑलरेडी जो वैल्यूज़ हमें पता है उसके माध्यम से समझते हैं। तो एप्सिलॉन m को हम डिफ़ाइन करेंगे आज के बाद, इक्वल टू एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन r, या एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल k। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन कैपिटल K एंड स्मॉल k। अभी हमने ऊपर जो फॉर्मूले यूज़ करे थे, यानी ये हमारा कैपिटल K है, और यहाँ हमने जो यूज़ करा है वो स्मॉल k है। दोस्तों, स्मॉल k जो है वो हमारा, या एप्सिलॉन r जो हमारा है, दोनों सेम है, दे आर द सेम। और
के को हमने बोला है, छोटे के को, स्मॉल के को हमने बोला है, स्मॉल के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the given medium, या more appropriately you can call it relative permittivity of the given medium, यानी इप्सिलॉन आर को क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इप्सिलॉन आर एज, आप लिख सकते हैं इप्सिलॉन आर को ऐसे लिख सकते हैं, इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। टेल मी, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये आपको कुछ याद दिलाता है? जिस तरह से आप अपनी 11th क्लास में स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते थे, और जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते थे तो आप रेशो लेते थे डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय या विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी से डिवाइड कर दें अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी को, किसी और लिक्विड की डेंसिटी को या किसी बॉडी की डेंसिटी को, तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कहते थे। कुछ ऐसा ही हमने यहाँ भी करा, हमने इप्सिलॉन आर को इप्सिलॉन एम बाय इप्सिलॉन ज़ीरो लिख दिया है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी बन गई, एंड इट हैज़ नो यूनिट्स, नो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस नहीं होते इसके और इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। वाई? बिकॉज इट इज़ रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़, ये अनुपात है एक जैसी दो राशियों का, हैंस इप्सिलॉन आर का कोई यूनिट्स नहीं होती। इतना अगर आपको समझ में आता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बातें हुई आपके कूलम्ब्स लॉ की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की। अब कुछ और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और प्रोबेबली शायद आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो इसका इस्तेमाल ना होता हो, बट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसको कहते हैं it's called vector form of Coulomb's law। कूलॉम के लॉ का वेक्टर फॉर्म, दिस इज द न्यू टॉक। देखिए, सपोज अभी हम 2D में समझते हैं, 3D में भी नहीं जाते, 3D में बाद में जाएंगे। अगर हम 2D में समझें तो सपोज ये हमारा एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर एक एक्सिस ले ली और यहाँ एक एक्सिस ले ली, इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया। सपोज ये हमारा ओरिजिन है,
सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक चार्ज सिचुएटेड है, पार्टिकल चार्ज Q1 वैल्यू का, और यहाँ पर दूसरा वाला Q2 चार्ज सिचुएटेड। Q1 की जो पोजीशन है वो R1 वेक्टर से प्रदर्शित की जा सकती है, रिप्रेजेंट की जा सकती है, या X1 Y1 नाम के कोऑर्डिनेट से। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट्स X2 Y2 हैं सपोज, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R2 वेक्टर है। आप सभी जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ा है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। तो R1 वेक्टर को आप चाहें तो और सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं R1 वेक्टर इज़ X1I प्लस Y1J, where I and J are unit vectors along x-axis and y-axis respectively. R2 vector can be written as X2I plus Y2J। आप सभी जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स के ज़रिए I, J, K के ज़रिए बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वेक्टर्स को पढ़ा जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। बट एनीवे, मान लीजिए इन दोनों को जो जॉइन करने वाली लाइन है वो ये है। अब यहाँ पर मैं लाइन दो तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। एरो अगर मैंने ऊपर की तरफ बनाया तो मैं इसको लिखूँगा, ऊपर की तरफ जब एरो बनाया तो इस वेक्टर को मैं लिखूँगा R1 1 to 2 वेक्टर, 1 से 2 की तरफ जाने वाला वेक्टर, और लॉ ऑफ पॉलीगॉन से उसकी वैल्यू बराबर होगी R12 वेक्टर विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो इसको ऐसे लिख लो, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर मैक्स R2 वेक्टर, यानी यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए तो इसकी प्राप्ति होगी इस वाले वेक्टर की। ऑब्वियस बात है, अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर दें R1 वेक्टर को दूसरी तरफ तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, दिस वन विल गेट दिस, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो R12 वेक्टर इनफैक्ट 1 से 2 की डायरेक्शन में एक वेक्टर है, 1 से 2 की तरफ जाता हुआ, और हम जानते हैं कि 1 के कारण 2 पर अगर अपन फोर्स निकालेंगे तो वह ऐसे बाहर की तरफ होगा, क्योंकि अब हम दोनों पॉजिटिव मान रहे हैं। यानी F12 वेक्टर को ऐसा लिखा जा सकता है, F1 से 1 के कारण 2 पे लगने वाला फोर्स, 1 के कारण 2 पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इट शैल बिकम 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम यानी स्मॉल r, और स्मॉल r इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पर डाल देंगे R12 कैप। ये जो R12 कैप है, ये जो R12 कैप है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है फ्रॉम 1 to 2, यानी 1 से 2 की तरफ जाने वाला R12 कैप एक यूनिट वेक्टर है जो उसको दर्शाता है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया, F12 वेक्टर 1 के कारण 2 पे लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर के स्थान पर डाल दिया मॉड ऑफ R12 का स्क्वायर। और आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, R12 कैप बराबर होगा R12 वेक्टर के डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। यानी किसी भी वेक्टर को उसके स्वयं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसकी अपनी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है, हासिल होता है, जो हमने यहाँ पर किया है। देख लीजिए आप लोग इसको। अब इसको चाहें तो आपकी किताब वाला थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिख देता, सेम थिंग। F12 vector can now be written as 1 by 4 pi epsilon naught, एप्सिलॉन नॉट बोलो या एप्सिलॉन m बोलो अगर कोई और मीडियम है तो, Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। अब R12 कैप की वैल्यू रख दी तो डिनोमिनेटर बन जाएगा R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और यहाँ पर R12 वेक्टर पूरा। क्या करा हमने, ये जो वैल्यू थी ये उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, और जैसे सब्स्टिट्यूट करी तो हमको इस फॉर्मूले की प्राप्ति हो गई। ये वेक्टर फॉर्म कहलाता है आपकी किताब वालों के हिसाब से। दिस इज़ कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म। ये आपका वेक्टर फॉर्म है इफ़ यू विश। और आप में से जो इंटेलिजेंट हैं वो बहुत जल्दी समझ लेंगे कि अगर सेम सिचुएशन को हम थोड़ा सा बदल देते, हमने F12 वेक्टर निकाला, अगर हम शुरुआत ऐसे करते कि हमको F21 वेक्टर की ज़रूरत है तो सब कुछ बदल जाता थोड़ा थोड़ा। 1 by 4 pi epsilon नॉट तो तब भी मिलता Q1 Q2 अपॉन, हाँ, R स्क्वायर की जगह क्या आता, देख लीजिए। ये दूरी तो बदलने वाली नहीं थी। अब हमने नीचे से ऊपर की तरफ R12 डिफ़ाइन करा तो ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ हम R21 वेक्टर डिफ़ाइन कर देंगे। और अब की बार जब R21 वेक्टर लेंगे तो R21 वेक्टर को हम ऐसा लिखेंगे, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। यानी इन्होंने अपना रोल इंटरचेंज कर लिया। क्या लिखा मैंने, व्हाट डिड आई राइट, आज से R1 वेक्टर नाउ बिकम्स R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, या R21 वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। मत भूलिए R12 वेक्टर हो या R21 वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि हमने ओरिजिनली R एज्यूम किया है, तो वो तो वैसे भी नहीं बदला। सो लेट अस कम बैक, लेट अस फोकस ऑन दिस फार्मूला। तो अपॉन में हम लिख देंगे R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ डाल देंगे R21 कैप। यानी अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो 2 के कारण 1 के ऊपर नीचे की तरफ होगी। दिस विल बी F21 वेक्टर, जो कि F12 का ठीक विपरीत है, ठीक अपोजिट है। अगर इन सब बातों को वैसे के वैसे इस्तेमाल करें तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करके देख लीजिए, F21 वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
और R21 कैप, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू सेम, बोलते जाइए साथ साथ में, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। इसकी वैल्यू रख दी तो हो जाएगा R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा R21 वेक्टर। माइंड दैट ये जो कैप थी वो मैंने हटा दी, यहाँ पे उसकी जगह एरो आ गया, और उसके अपॉन का जो था यहाँ पर वो यहाँ डाल दिया है, इसके साथ डाल दिया, तभी तो यहाँ पर क्यूब आया है। ओके, सो यू कैन सी दैट ये हमारा F21 वेक्टर बन गया। अगर आप कंपेयर करेंगे तो F21 वेक्टर इक्वल और अपोजिट है F12 वेक्टर के। हैंस लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन स्टिल होल्ड्स गुड, वो अभी भी लागू हो रहा है। तो ये जो कुछ भी हमने पढ़ा ये आपका कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो मैंने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया कूलम्स लॉ को, उसके आसपास की जो जुड़ी हुई चीज़ें थी वो आपको बता दी। अब और भी कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कूलम्स लॉ पर आधारित है, उनको भी हम स्टडी करेंगे। लाइक कूलम्स लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, सुपरपोजिशन के सिद्धांत को, अध्यारोपण के सिद्धांत को पालन करता है। क्या होता है ये अपन इसको अगले लेक्चर में ले लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो रहा है ऑलरेडी। अगले लेक्चर में लेके फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर कोई विशेष न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना हो कूलम्स लॉ पर आधारित, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए उसको, हम आपको करा देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।